हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 55 लेकर। आई होप आप सभी लोग स्टोरी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने चाहने वालों के साथ और साथ ही साथ अपना ओपिनियन भी ज़रूर लिखें। तो चलिए अब फाइनली आते हैं अपने प्रीवियस पार्ट रिव्यू की तरफ। पिछले भाग में आपने सुना था कि कनिष्का एंड निया सडनली मुंबई से दिल्ली के लिए निकल जाती हैं क्योंकि कुछ सिचुएशंस ही ऐसी हो जाती है रिया और विधि की लाइफ में, जो कि कनिष्का को ऐसा लगता है कि वो इस समय रिया को अकेले नहीं छोड़ सकती। तो इसीलिए बिना किसी देरी के कनिष्का निया को लेकर दिल्ली आ जाती है और जैसे ही वहाँ पर आती है तो देखती है कि मिस्टर प्रणव कपूर का सर्वेंट रिया के साथ बदतमीजी कर रहा है। तो ये था हमारा अब तक का एपिसोड और अब आगे। रिया ने जब अचानक अनएक्सपेक्टेड तरीके से कनिष्का को अपने सामने देखा तो वो एकदम से हैरान रह गई। और सिर्फ वही नहीं, विधि भी पूरी तरह से हैरानी से कभी निया को देख रही थी तो कभी कनिष्का को देख रही थी। निया की भी नज़र इस समय उन दोनों पर ही थी। कनिष्का को तो सब पता था, पर निया इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन जैसे ही उसने विधि और रिया के चेहरे को देखा, उनके आंसुओं को देखा, उनकी तकलीफ़ों को महसूस हुआ, तो अचानक उसे इस बात का एहसास हुआ कि आखिर मांजरा क्या है। निया इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी जो किसी की तकलीफ़ों को बिना कहे समझ ना सके। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर कनिष्का को आज रिया और विधि की इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला, जिसकी वजह से बिना किसी देरी के वो यहाँ आ गई। अब इस समय निया की आंखों में कनिष्का के लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत थी। हालांकि पहले से ही वो उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन आज प्यार के साथ साथ दोस्ती के लिए भी जिस तरह से कनिष्का ने अपना कदम बढ़ाया था वो काफ़ी काबिले तारीफ़ था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, आगे तो अभी और भी होना बाकी था। सभी लोग अभी हैरानी से कनिष्का को यहाँ पर देखकर काफ़ी देर से इस बात को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक किसी की वाइट कलर की कार आकर के रुकी और उसमें से रोनित कपूर यानी कि विधि का भाई बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला तो सबसे पहले उसकी नज़र कनिष्का पर गई और जैसे ही उसने कनिष्का को देखा तो वो रात याद आ गई जब कनिष्का की वजह से उसके फ्रेंड्स के सामने काफ़ी इज्जत सहनी पड़ी थी। उसका गुस्सा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। कनिष्का के साथ साथ रिया पर भी वो बदले की भावना बनाए हुए था। और जब आज उसने रिया की तरफ नज़रें घुमा कर देखी तो उसे लगा कि ये काफ़ी सही वक्त है, आज वो रिया को अच्छी तरह से जलील करेगा। उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि कनिष्का वो पहले वाली कमज़ोर और सिंपल सी कनिष्का नहीं रही। वो तो ये भी नहीं जानता था कि 1 महीने तक जिसके गार्डन में वो माली बनकर काम करता रहा वो सब कनिष्का की देन थी। तो क्या आज उसकी इतनी ज़्यादा हैसियत हो गई है कि वो कनिष्का का सामना कर सकेगा? बेवकूफ़ों की तरह अपने मन में जीत की खुशी लेकर रोनित कपूर सामने आया। उसने नज़र भर के कनिष्का को देखा और फिर अपनी नज़रें रिया की तरफ घुमा लिया। जैसे ही उसने रिया की तरफ देखा तो उसे उस रात की फिर से एक बार याद आ गई जब रिया ने उसे थप्पड़ मारा था। अचानक उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। वहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे पहले रोनित कपूर ने ही रिएक्ट किया और वो अकड़ के साथ रिया के पास जाकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है? क्या मैंने तुम्हें नहीं मना किया था कि आज के बाद से मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना? कोई बात नहीं, तुम अगर यहाँ तक आ गई हो तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। ये कहकर रोनित ने रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे ज़ोर से दबाते हुए वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर पहले जो रिया एकदम शांत थी, अचानक रोनित के इस बिहेवियर की वजह से उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। निया, विधि और कनिष्का उसे एकटक देख रहे थे, लेकिन कनिष्का की आंखों में अब खून उतर आया था। कुछ देर पहले तक तो वो सोच रही थी कि वो सब कुछ शांति से हैंडल करेगी। आखिर
किसी काम को करने का दो तरीका होता है, एक प्यार का, दूसरा मार का। कनिष्का ज़्यादातर पहला ही रास्ता अपनाती थी, लेकिन आज जो हालत रिया की हुई थी और उसके बाद रोनित कपूर की इतनी हिम्मत कि वो कनिष्का के सामने उसे हर्ट करने की कोशिश कर रहा था, ये बात कनिष्का चाह कर भी नहीं बर्दाश्त कर पाई। वो अब भी अपनी खा जाने वाली नज़रों से रोनित को देख रही थी, जो कि रिया को किसी कुत्ते की तरह घसीट कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। पर रिया एक कदम भी टस से मस नहीं हुई। वो ज़बरदस्ती उसके हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जब रोनित कपूर ने देखा कि रिया उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही है, तो वो उसके अंदर का जानवर बाहर निकल आया और उसने गुस्से में अपना हाथ उठाया और रिया के बालों के पीछे लेकर जाने लगा, ताकि वो उसके बाल खींचते हुए वहाँ से लेकर जा सके। लेकिन अचानक जैसे ही उसका हाथ उसकी गर्दन पे पहुंचने ही वाला था, तब तक उसे अपने गर्दन के ठीक पीछे किसी की पकड़ महसूस हुई। कनिष्का ने पीछे से उसके कपड़ों को पकड़ लिया। अब उसकी बर्दाश्त करने की सारी सीमाएं टूट चुकी थीं। रोनित कपूर को जैसे ही पीछे किसी की पकड़ का एहसास हुआ, तो इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, अचानक उसे महसूस हुआ जैसे वो हवा में तैर रहा हो और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और रोनित कपूर कार की बोनट पर जा टकराया। चंद सेकंड्स में ही रोनित कपूर के सर से खून बहने लगा और जब उसे होश आया कि वो है कहाँ, तो उस वक्त वो ज़मीन पर पड़ा था। अचानक उसे अपनी आंखों के सामने सब अंधेरा दिखने लगा और वो अपने कानों को हिलाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी इतनी तेज़ी से उसके साथ हुआ क्या और ये सब किसने किया। कनिष्का रिया के बगल में ही घूर कर उसे देख रही थी। उसका तो दिल कर रहा था कि वो अपने हाथों से उसकी जान ले ले, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने दोबारा उसे छुआ तो शायद सच में उसकी जान जा सकती थी। रिया अपनी आंखों में आंसू लेकर कनिष्का को देखने लगी। कनिष्का ने अब भी रिया की तरफ नहीं देखा, बल्कि उसकी नज़रें रोनित कपूर के चेहरे पर ही थी, जो अब भी अपने साथ जो कुछ भी हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहा था। कनिष्का ने अपनी उसी खूंखार नज़रों से उस नौकर को देखा, जो कुछ देर पहले तक रिया के साथ जानवरों की तरह सलूक कर रहा था, माना कि उसने सिर्फ और सिर्फ मिस्टर प्रणव कपूर के ऑर्डर को फॉलो किया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो रिया के प्रति बेरहम हो जाए। हर चीज़ को करने का दो तरीका होता है। कनिष्का ने एक बार फिर से इस लाइन को याद किया और गुस्से में उस नौकर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो उस सर्वेंट की तरफ बढ़ रही थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें तेज होने लगी और वो डर के मारे पीछे हटने लगा। लेकिन तभी नीचे रखे वो एक गमले से टकरा गया और अपनी जगह पर ही जम गया। देखते ही देखते कनिष्का ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो नौकर कुछ समझ पाता, कनिष्का ने जोरदार अपनी उंगलियों को कस लिया और फिर कुछ देर के बाद उसने उसे खोलकर पूरी ताकत के साथ उस नौकर के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। जैसे ही उस तमाचे को उस नौकर ने महसूस किया, तो उसे लग रहा था कि उसकी हालत रोनित कपूर से भी ज़्यादा बुरी हो गई। उसे भी सेम वैसा ही फील होने लगा जैसा रोनित को अभी हो रहा था। उसकी भी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और सब कुछ गोल गोल घूमने लगा। अगले ही पल उसने सन्न भरी अंदाज में अपने हाथों को उठाया और अपने होठों के पास कुछ महसूस किया। अचानक वो ब्लड देखकर कंफ्यूज हो गया। क्या कनिष्का के एक बार मारने से ही उसके होठों पर ब्लड आ गए? नहीं, सिर्फ ब्लड ही नहीं आए थे, बल्कि एक तरफ का उसका चेहरा पूरी तरह से सूज गया था। वो नौकर हैरानी से कनिष्का की तरफ देखने लगा। हालांकि वो पूरी तरह समझने के काबिल तो नहीं था, लेकिन वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये थप्पड़ एक लड़की ने मारा है, जो कुछ देर पहले तक तो काफ़ी कमज़ोर और नाजुक दिख रही थी। वो सोचने लगा कि अगर वो पूरी ताकत लगाकर भी किसी को मारे, तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से किसी को हर्ट नहीं कर सकता।
फिर अभी अभी उसके साथ ये सब क्या हुआ। कनिष्का ने अब अपनी नज़रें उस नौकर से हटा ली और फाइनली उसने अपनी आंखों में नरमी दिखाते हुए रिया की तरफ देखा। अब रिया के अंदर बिल्कुल भी क्षमता नहीं रह गई थी कि वो ये सब बर्दाश्त करे या कुछ भी, जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो कनिष्का से कहे। लेकिन फिर भी उसने टूटे फूटे शब्दों में कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। इतनी लाचारी, तड़प और बेबसी में रिया को देखकर अचानक कनिष्का का दिल भर आया और उसने झट से रिया की बाहों को पकड़कर खींचकर अपने गले से लगा लिया। जैसे ही कनिष्का ने रिया को अपने गले से लगाया, रिया जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इस चीज़ की बहुत दिनों से ज़रूरत थी और आज जब कनिष्का उसके सामने थी तो उसने अपने सारी दर्द, सारी तकलीफ़ों को आंसुओं के साथ बहा दिया। काफ़ी देर तक वो रोती रही। ना ही उसने कुछ कहा और ना ही कनिष्का ने और ना ही बाकी वहाँ खड़े किसी इंसान ने। जब रिया कनिष्का की बाहों में रो रही थी तब उसी वक्त निया की नज़र विधि पर पड़ी। विधि की भी हालत रिया से कुछ खास अच्छी नहीं थी, वो भी पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन वो रिया से कुछ हद तक अच्छी थी। विधि धीरे धीरे निया की तरफ बढ़ने लगी, जो अब भी बर्फ की तरह अपने गेट के, अपने कार की डोर के बगल में ही खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ऊपर से नीचे तक जम गई हो और उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि इस वक्त उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। धीरे धीरे विधि उसके पास आ गई और जैसे ही उसने निया को बिल्कुल अपने सामने देखा तो उसके झट से गले लग गई। दोनों ही काफ़ी इमोशनल हो गए। जब रिया की और विधि की हालत को निया ने अच्छे से समझा तो अचानक उसके दिल में एक दर्द उठने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सेल्फिश हो गई थी। भला उसे अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं आया, यहाँ तक कि अपनी फैमिली तक का ख्याल नहीं आया। वो खुद को मन ही मन कोसने लगी। एक बार फिर से वहाँ का माहौल बदल गया और अब सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द ही चारों तरफ दिख रहा था। लेकिन कनिष्का के दिल में अब भी एक आग जल रही थी, जो शायद अर्णव कपूर से मिलने के बाद ही शांत होती। प्रणव कपूर अब भी गेट के पास खड़े होकर ये सब हैरानी से देख रहे थे। यहाँ तक कि उन्हें इस बात का भी होश नहीं था कि उन्हें अपने बेटे की मदद करनी चाहिए। रोनित कपूर अब भी ज़मीन पर कराह रहा था और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसके पास जाकर उसकी हेल्प करे। उधर कनिष्का रिया को पूरी तरह से चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर रिया इतनी ज़्यादा इमोशनल थी कि उसे किसी बात का एहसास ही नहीं हो रहा था। कनिष्का ने एक भी शब्दों का यूज नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि इस समय रिया और विधि की हालत ऐसी नहीं है कि वो शब्दों पर ध्यान दे सकें। आखिर वो दोनों थी तो बच्चियाँ ही, फिलहाल कनिष्का के लिए तो वो दोनों बच्चियाँ ही थीं और उन्होंने इस सिचुएशंस को अब तक कैसे झेला सिर्फ वही जानती थी। अचानक कनिष्का ने रिया को और कस के अपनी बाहों में पकड़ लिया और इस समय उसके दिल में उसका दर्द महसूस होने लगा। ऐसा बहुत कम समय होता था जब कोई भी फीलिंग्स कनिष्का को परेशान करती थी और आज ऐसा हुआ था। उधर रोनित कपूर ने खुद को संभाला और वो एक बार फिर से खड़ा हो गया। उसे लग रहा था कि ये सब इत्तेफाक है, वो कनिष्का से हार ही नहीं सकता। भला एक लड़की उसे कैसे ज़मीन पर गिरा सकती है। ये सब कनिष्का की चाल थी और इसी नफ़रत और गुस्से के साथ वो कनिष्का की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही कनिष्का के बॉडीगार्ड्स ने ये देखा तो उन्होंने अपना गन निकाल लिया और रोनित कपूर पर पॉइंट कर दिया, पर कनिष्का ने उन्हें रोक दिया। रिया अब भी कनिष्का की बाहों में थी और कनिष्का ने उसे बिल्कुल दूर नहीं किया। रोनित कपूर इतना ज़्यादा अंधा हो चुका था कि उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि कितनी गन उसके ऊपर पॉइंट हो चुकी हैं और उसकी एक गलती, कनिष्का का एक इशारा और उसके साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन कनिष्का को ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, आखिर वो कोई गैंगस्टर नहीं थी।
हाँ, उसे रोनित कपूर के लिए गुस्सा था। रोनित एक के बाद एक गलती करता जा रहा था। सबसे पहले तो उसने रिया के साथ प्यार का नाटक किया, फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और अब जब रिया और विधि एक हुई तो उन दोनों के लाइफ में जहर घोल दिया। हालांकि ये सच आ भी जाता तो इतना ज़्यादा तमाशा नहीं होता अगर रोनित कपूर ने आग में घी डालने का काम नहीं किया होता। उसने अपने डैड को पूरी तरह से और आज कंडीशन ऐसी थी कि रिया और विधि की लाइफ हेल बन चुकी थी। अगर कनिष्का रिया की लाइफ में न होती तो शायद रोनित कपूर अपने मकसद में कामयाब हो जाता और वो उसकी लाइफ को बद से भी बदतर बना देता। रोनित अब भी आगे बढ़ रहा था और धीरे से वो कनिष्का के सामने आकर खड़ा हो गया। इस समय उसकी आंखों में बदले की भावना दिख रही थी। अब कनिष्का ने धीरे से रिया को अपने से दूर किया और उसे साइड में करके रोनित को देखने लगी। हालांकि उसके एक इशारे पर ही रोनित की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, लेकिन कनिष्का के मन में जो इस समय आग जल रही थी वो उसे खुद ठंडा करना चाहती थी, और आज वो दिखाएगी कि कनिष्का यदुवंशी है कौन। रोनित कपूर गुस्से में आगे बढ़ा और जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा, अचानक उसके छाती पर एक जोरदार दर्द महसूस हुआ और एक बार फिर से बिजली की रफ्तार से वो ज़मीन पर जा गिरा। उसने अपनी फटी फटी आंखों से कनिष्का की तरफ देखा। कनिष्का अब भी अपनी जगह पर थी, तो उसने कब अपने पैर को हवा में उछाला और कब उस पर वार किया उसे पता ही नहीं चला। अगले ही पल वो खांसने लगा और उसके मुंह से ब्लड आने लगा। वो हैरान हो गया, आखिर कनिष्का के अंदर कौन सी ताकत थी, वो किस टेक्निक के साथ उसे हराने की कोशिश कर रही थी। पर वो गलत था। कनिष्का उसे हराने की कोशिश नहीं कर रही थी क्योंकि वो उसे इस लायक नहीं समझती थी। वो तो बस उसे छोटा मोटा सबक सिखा रही थी ताकि वो आगे से ऐसी गलती ना करे। अब मिस्टर प्रणव कपूर को देखा नहीं जा रहा था और वो भागकर अपने बेटे के पास आ गए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, रोनित बेटा, तुम ठीक तो हो? उठो, जल्दी से उठो। मिस्टर प्रणव कपूर के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। उन्होंने जल्दी से नौकरों को आवाज़ दिया और उन्हें पानी लाने के लिए कहा। एक नौकर भागकर पानी लेकर आया और उसने उसे मिस्टर प्रणव को दे दिया। रोनित अपनी डैड की बाहों में अब भी घूरकर कनिष्का को देख रहा था। आखिर था तो वो एक लड़का ही, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ये थी कि उसके सामने एक लड़की थी जो उसे बार बार मात दिए जा रही थी। कनिष्का अब भी बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन तभी इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती, विधि उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने कनिष्का के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, कनिष्का प्लीज़ जाने दो उन्हें, भाई हैं वो मेरे। जैसे ही कनिष्का ने विधि की रिक्वेस्ट सुनी तो वो हैरानी से विधि को देखने लगी। तो आखिर खून के रिश्ते अपनों की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते। विधि सब कुछ भूल चुकी थी जो रोनित ने उसके साथ किया। रोनित भी अपनी हैरानी भरी नज़रों से अपनी बहन को देख रहा था। हालांकि उसने अपने घमंड को नहीं छोड़ा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। क्या उसने अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं किया? उसकी बहन अब भी इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी उसकी परवाह कर रही थी। उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर प्रणव कपूर की आंखों में अब भी कोई नरमी नहीं थी। वो गुस्से में अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने कनिष्का को घूर कर देखा। हालांकि वो उसकी ताकत को अच्छे से जानते थे, लेकिन आखिर उनके अंदर का एक स्वार्थी पाप जाग ही गया और अपने बेटे की तकलीफ़ों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। कनिष्का ने उनकी तरफ भी नज़रें घुमाई, पर उससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, कनिष्का ने खुद ही कहा, रिलैक्स मिस्टर कपूर, हिसाब सबका होगा। कनिष्का की आवाज़ में एक नरमी थी, पर साथ में ही एक वार्निंग भी थी। मिस्टर कपूर अपनी ही जगह पर रुक गए। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इससे ज़्यादा कुछ बहस कर सकें।
कनिष्का ने बात को शांत करते हुए कहा, मिस्टर कपूर, क्या आपको नहीं पता कि मेहमानों की देखभाल कैसे करते हैं? क्या आप हमें अंदर इनवाइट नहीं करेंगे? जब मिस्टर कपूर ने कनिष्का की ऐसी बातें सुनी तो हालांकि वो जानते थे कि कनिष्का का कोई न कोई रीज़न ज़रूर है ऐसा कहने के पीछे, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों को टाल नहीं पाए और उन्होंने लाचारी और गुस्से को छुपाते हुए अपना सर हामी में हिलाकर कनिष्का को अंदर चलने का इशारा किया। सभी बॉडीगार्ड्स बाहर ही रहे। सिर्फ कनिष्का, रिया और विधि के साथ निया निया को लेकर अंदर चली गई और अब सभी लोग लिविंग एरिया में आकर सोफे पर बैठ गए। कनिष्का ने अपने पैरों को चढ़ा लिया और अपने बॉसी ऑरा में बैठकर मिस्टर प्रणव कपूर को देखा। विधि और रिया एक साथ बैठी हुई थी। निया कनिष्का के बगल में बैठी थी और कनिष्का के सामने मिस्टर प्रणव कपूर बैठे हुए थे। रोनित कपूर और बाकी लोग बाहर ही थे। कनिष्का एकटक मिस्टर प्रणव कपूर की आंखों में देख रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने अंदर एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। लेकिन कनिष्का के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने हमेशा की तरह अपने एटीट्यूड को मेंटेन करते हुए कहा, तो बताइए मिस्टर कपूर, आपकी असली प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर कपूर ने जब कनिष्का की बात सुनी तो वो सोचने लगे कि आखिर वो क्या सुनना चाहती है। उनकी आंखों में कन्फ्यूजन थी और कनिष्का की बातें सुनकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसे जवाब क्या देना चाहिए। अचानक वो सोचने लगे कि उन्होंने इस बात को तो कभी सोचा ही नहीं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। क्या रिया उसकी प्रॉब्लम है या रिया की हैसियत? कनिष्का ने फिर से कहा, मिस्टर कपूर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? आखिर किन वजहों से आप रिया और विधि के रिश्ते को इस तरह से नकार रहे हैं? अब जाकर विधि के डैड को इस बात का एहसास हुआ कि कनिष्का क्या कह रही थी। उन्होंने भी खुद को संभालते हुए कहा, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये एक लड़की से प्यार करती है। इस लड़की की हैसियत हमारी फैमिली से बहुत छोटी है और मैं किसी इंसान को अपने घर में जगह नहीं दूंगा जिसकी हैसियत हमसे बहुत ज़्यादा छोटी हो। आखिर अपनी दो कौड़ी की सोच को उन्होंने कनिष्का के सामने रख दिया। उनकी बातें सुनकर कनिष्का के चेहरे पर तीखी मुस्कान आ गई और उसने घूर कर उन्हें देखा। कनिष्का ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, इम्प्रेसिव, इसका मतलब ये है कि आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि रिया एक लड़की है। असली मसला उसकी हैसियत का है। कनिष्का ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, तो बताइए मिस्टर कपूर, आप इन दोनों को साथ में रहने दें, इसके बदले आपको क्या चाहिए? अचानक जब मिस्टर कपूर ने कनिष्का की ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कनिष्का उनसे इस तरह से डील करेगी। उन्हें तो लगा था कि जैसे कनिष्का उनके साथ शायद कोई ज़बरदस्ती वाला सीन करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बदले में वो तो उनके सामने एक अच्छा सा डील रख रही थी। आखिर वो इस चांस को कैसे खो सकते थे? उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि इन दोनों को एक होना हो, इसके लिए तुम मुझे मेरे हिसाब से मुंह मांगी चीज़ दोगी? कनिष्का ने भी कहा, हाँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि आप जो भी मांगेंगे मैं वो आपको दूंगी, लेकिन इसके बदले आपको रिया और विधि को एक करना होगा। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? माना कि मिस्टर प्रणव कपूर ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थे और ना ही वो अपने बड़े भाई की तरह बिजनेस में अच्छे थे, पर इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो बेवकूफ़ थे। उन्हें अच्छे से पता था कि कपूर कॉरपोरेशंस का अभी 60% शेयर्स कनिष्का के हाथों में है। इसके बावजूद भी उसने उनके भाई और
डैड को उस कंपनी से बाहर नहीं निकाला। इस बात की हमेशा से उन्हें जलन रहती थी, और आज जब कनिष्का ने खुद उनके सामने शर्त रखी थी, तो भला वो इस चांस को कैसे खो सकते थे। उन्होंने एक समझदार और चालाक इंसान की तरह काम किया और अपनी शर्तों को कनिष्का के सामने रख दिया। पर इससे पहले उन्होंने कंफर्म करते हुए कहा, कनिष्का यदुवंशी, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी शर्त सुनने के बाद से अपनी बातों से मुकर जाओ। उनकी बातें सुनकर कनिष्का समझ गई कि वो उसे अश्योर कर रहे थे ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कनिष्का ने फिर से अपने उसी अंदाज में कहा, आप अपनी शर्त बताइए, मेरे शब्दों की कीमत है। अब उन्होंने बिना किसी देरी के कहा, तो ठीक है, मेरी शर्त यह है कि तुम्हारे पास जो कपूर कॉरपोरेशन के 60% शेयर्स हैं, उनमें से कुछ शेयर्स तुम मेरे या फिर मेरी फैमिली के किसी मेंबर के नाम करोगी। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? अचानक उनकी शर्त सुनकर मियाँ, विधि और रिया तीनों लोग हैरानी से उन्हें देखने लगी। विधि को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके डैड इतने ज़्यादा लालची निकलेंगे। 60% शेयर्स, क्या उन्हें इसका अंदाज़ा भी था कि 60% शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी थी? करोड़ों में थी। इसका मतलब ये था कि इन शेयर्स में से अगर कनिष्का ने उन्हें 20% भी दिया तो वो पूरी उम्र बिना काम किए खा सकते थे और उड़ा सकते थे, क्योंकि कपूर कॉरपोरेशन कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि 250 करोड़ की परफ्यूम कंपनी थी जो पिछले 20 सालों से पूरे दिल्ली पर राज करते हुए आ रहे थे। उनकी बातें सुनकर कनिष्का के चेहरे का रंग बिल्कुल नहीं बदला, बल्कि इसकी जगह पर उसने मन ही मन कुछ सोचा और आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोली, ठीक है, मैं आपकी शर्त मानने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जब मैं इस शेयर्स को आपके नाम करूँ, ठीक उसके कुछ घंटे पहले ही आपको रिया और विधि की शादी करानी पड़ेगी। क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? अचानक मिस्टर प्रणव कपूर की आंखों में एक गुस्सा झलकने लगा। तो कनिष्का का ये इरादा है? लेकिन जैसे ही उन्होंने उस शेयर्स के बारे में सोचा तो अचानक उनका गुस्सा गायब हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने मना किया तब भी कनिष्का की इतनी पावर तो थी ही कि विधि और रिया को एक होने से कोई नहीं रोक सकता था। तो इससे अच्छा था कि क्यों ना वो एक समझदार इंसान की तरह फैसला लें। उन्होंने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, तुम जब कहोगी मैं इनकी शादी करा दूंगा, लेकिन इनकी शादी होने के कुछ टाइम बाद ही तुम वो शेयर्स हमारे नाम कर दोगी, नहीं तो मैं इस लड़की को अपने घर में कदम तक नहीं रखने दूंगा। कनिष्का ने हामी भर ली, लेकिन तभी विधि उसे रोकने के लिए उसके पास आई और उसके साथ रिया ने भी उसे देखते हुए कहा, कनिष्का, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं, उसमें तुम्हारी मेहनत लगी है, तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? हम दोनों एक दूसरे के बिना रह लेंगे, तुम ऐसा मत करो प्लीज़। कनिष्का ने रिया को तसल्ली भरी नज़रों से देखा और उसने सिर्फ अपनी पलकें झपका दी। रिया अब भी हैरानी से उसे देख रही थी। वो समझ गई कि कनिष्का जो कह रही है वो करके रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। हालांकि कनिष्का के पास कपूर कॉरपोरेशन के 60% शेयर्स थे, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उन शेयर्स की उसकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं थी। उसने करोड़ों रुपए खर्च करके उन शेयर्स को अपने नाम किया था और मार्केट की करंट वैल्यू भी उन शेयर होल्डर्स को दी थी। वो पूरी तरह से उसकी हकदार थी, पर इसके बावजूद भी उसने मिस्टर कपूर यानी कि निया के दादाजी को चेयरमैन की पोस्ट से नहीं हटाया और अब भी वो उसकी सैलरी ले रहे थे। और जिसका गुस्सा उनके छोटे बेटे यानी कि विधि के डैड को तब से था, और आज जब कनिष्का ने उनके सामने चांस रखा तो उन्होंने भी उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाया। कनिष्का ने उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर आगे बोली, तो ठीक है,
1 घंटे में मेरा लॉयर आ जाएगा और हम रिया और विधि की शादी आज ही करेंगे, अभी के अभी। जो शर्त कनिष्का ने मिस्टर कपूर को मानने के लिए मजबूर किया था, अब उसकी खुशी उनके मन में साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि जितनी जल्दी रिया और विधि की शादी होगी, उतनी ही जल्दी कपूर कॉरपोरेशन के शेयर उनके नाम हो जाएंगे और फिर अपने भाई के सामने उनका रुतबा और उनकी इज्जत दोनों बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, बिना काम किए भी वो ज़िंदगी भर बैठकर खा सकते थे, क्योंकि सभी को पता था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होंगे, कंपनी की बागडोर उसी के हाथ में आ जाएगी। और इस तरह से मिस्टर अर्नब कपूर के छोटे भाई यानी कि मिस्टर प्रणव कपूर के हाथों में कंपनी की मालिकियत आ जाएगी। उनकी आंखों में जीत की चमक दिख रही थी। लोभ लालच में अंधे होकर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। निया, विधि और रिया अब भी हैरानी से कनिष्का को देख रही थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जहाँ अभी कुछ देर पहले एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो रहा था, वहीं कनिष्का के आने के बाद अब वो लोग शादी कर रहे थे। सच में ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, किसी सपने से कम नहीं था, पर ये सब हकीकत हो रहा था। आधे घंटे के अंदर ही कनिष्का का लॉयर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गया। ऐसा तो था नहीं कि किसी मैरिज सर्टिफिकेट या फिर शेयर ट्रांसफ़र के पेपर तैयार करना बच्चों का खेल था। कनिष्का ने इसकी तैयारी पहले से ही की थी। हाँ, ये वो तो नहीं जानती थी कि इसका तरीका क्या होगा, पर उसे पता था कि इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। कनिष्का के पर्सनल लॉयर मिस्टर बख्शी कनिष्का के पास आकर बैठ गए और उन्होंने उन सभी डॉक्यूमेंट्स को उसके सामने रख दिया। रिया और विधि को ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उन्हें तो अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उन्हें यकीन हो या ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो कुछ भी हो रहा था वो एक सच था। कनिष्का ने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की सारी तैयारियां कर ली थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस मैटर को अधूरे में छोड़कर गई तो ये आदमी, जो किसी गिरगिट से कम नहीं था, वो रिया और विधि को जीने नहीं देगा। इसीलिए वो सब कुछ लीगल तरीके से करना चाहती थी और उसने रिया और विधि को एक पेपर पे सिग्नेचर करने के लिए कहा। देखते ही देखते उन दोनों के सिग्नेचर हो गए और कनिष्का ने भी एज ए विटनेस उन पेपर्स पर रिया की तरफ से सिग्नेचर किया और फिर निया ने भी। अब विधि की तरफ से 2 लोगों की सिग्नेचर्स की ज़रूरत थी, जिस पर मिस्टर प्रणव कपूर ने सिग्नेचर किया और दूसरा व्यक्ति कोई नहीं था। अचानक वो इधर उधर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दूसरा इंसान किसे बुलाया जाए। उन्हें ख्याल आया रोनित का। उन्होंने एक सर्वेंट को भेजा। कुछ देर के बाद वो सर्वेंट रोनित के साथ अंदर आया। उन्होंने रोनित से कहा, रोनित बेटा, इस पेपर पे सिग्नेचर करो। रोनित ये देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन चूंकि उसके डैड ने ये कहा था तो वो कुछ पूछ भी नहीं पाया और उसने बिना कुछ सोचे समझे उस पर सिग्नेचर कर दिया। देखते ही देखते लीगल रूप से रिया और विधि की शादी कंप्लीट हो गई। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्स को अभी कोर्ट से अप्रूव भी कराना था, लेकिन उनकी सिग्नेचर काफ़ी थी। बाकी आगे का काम मिस्टर बख्शी यानी कि कनिष्का के लॉयर खुद देख लेंगे। जैसे ही उन दोनों की शादी का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, मिस्टर प्रणव कपूर ने बेचैनी भरी नज़रों से कनिष्का की तरफ देखा। कनिष्का समझ गई कि वो क्या चाहते हैं। चूँकि अब उन्होंने अपना वादा निभाया था तो अब बारी कनिष्का की थी। उसने भी मिस्टर बख्शी की तरफ देखा और कुछ इशारा करते हुए हामी में सर हिलाया। मिस्टर बख्शी समझ गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ पहले से ही तय था। अचानक उन्होंने 2 पेपर्स निकाला और कनिष्का के सामने रख दिया। कनिष्का ने मिस्टर प्रणव कपूर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अपना वादा अच्छे से याद है, पर इससे पहले मुझे एक बार फिर से विधि और रिया की सिग्नेचर एक डॉक्यूमेंट्स पे लेना पड़ेगा। क्या आपको मंजूर है?
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मिस्टर प्रणव कपूर इस समय पूरी तरह से अंधे हो गए थे और उन्होंने खुशी के मारे कहा, हाँ हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, तुम एक क्या 10 पेपर पे उन दोनों की सिग्नेचर ले सकती हो। रिया बेटा, विधि बेटा, आओ और सिग्नेचर करो। अचानक उनका बिहेवियर उन दोनों के प्रति बदल गया, जिसे देखकर कनिष्का के मन में एक अजीब सी घृणा पैदा हो गई और वो उन्हें बड़ी ही तुच्छ नज़रों से देख रही थी। लेकिन फिर भी जब तक उसका काम नहीं हो जाता तब तक वो कुछ नहीं कहेगी। विधि और रिया ने कुछ भी इधर उधर का नहीं सोचा और वो चुपचाप कनिष्का के सामने आकर खड़ी हो गई। कनिष्का ने दोनों पेपर्स पे इशारा किया। उन दोनों ने बारी बारी से उस पर सिग्नेचर कर दिए और वापस से जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। मिस्टर प्रणव कपूर ने कहा, तो क्या अब तुम्हारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई? तो चलो जल्दी से शेयर के पेपर्स निकालो और उसे मेरे नाम ट्रांसफ़र करो और वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। कनिष्का ने कहा, श्योर, अभी मैं करती हूँ। ये कहकर उसने अपने पास से एक पेन निकाला और सामने रखे 2 डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कर दिया और उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को मिस्टर बख्शी यानी कि अपने लॉयर को दे दिया। उसके लॉयर को पता था कि आगे क्या करना है। उन्होंने अपने असिस्टेंट को उन डॉक्यूमेंट्स को देते हुए कुछ कान में कहा। कुछ देर के बाद ही उनका असिस्टेंट बाहर चला गया और करीब 20 मिनट बाद वो वापस आया। तब तक वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा रहा, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मिस्टर प्रणव कपूर समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन आधे घंटे की ही तो बात थी, क्या वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? अगले ही पल वो कपूर कॉरपोरेशंस के मालिक बनने वाले थे, तो वो कुछ भी करेंगे, चाहे उन्हें 1 घंटे ही क्यों ना वेट करना पड़े। जैसे ही मिस्टर बख्शी का सर्वेंट वापस आया, उन्होंने उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स लिए और कनिष्का को दे दिए। कनिष्का ने 2 डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए और 2 डॉक्यूमेंट्स मिस्टर प्रणव कपूर को देते हुए बोली, ये लीजिए, मैंने आपकी शर्त को पूरा कर दिया है। अचानक कनिष्का की ऐसी बात सुनकर मिस्टर प्रणव कपूर कंफ्यूज हो गए। ऐसा कैसे हो सकता था? कनिष्का ने तो उनसे किसी भी प्रकार का सिग्नेचर नहीं लिया, तो ऐसे कैसे शेयर्स उनके नाम हो गए? कन्फ्यूजन के मारे वो दोनों डॉक्यूमेंट्स देखने लगे और जैसे ही उन्होंने उसको पूरा पढ़ा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। व्हाट द हेल! इन शब्दों को कहते हुए उन्होंने कनिष्का की तरफ देखा। कनिष्का के होठों पर एक तीखी मुस्कान थी और उसने धीरे से कहा, क्या हुआ मिस्टर कपूर, आपको खुशी नहीं हुई? जैसा कि आपने कहा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे फैसले से खुश नहीं हैं? मिस्टर प्रणव कपूर की अब आंखों में गुस्सा आ गया और उन्होंने उस पेपर को उसके सामने पटकते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये शेयर्स मेरे नाम करने थे, ना कि इस 2 कौड़ी की लड़की के। उनके सवालों का जवाब देते हुए कनिष्का ने बड़े प्यार से कहा, मिस्टर कपूर, क्या आपको अपने शब्दों पर एक बार फिर से विचार नहीं करना चाहिए? आपने ही तो कहा था कि कपूर कॉरपोरेशन के 60% शेयर्स में से कुछ शेयर्स आपके या फिर आपकी फैमिली के नाम करना होगा। तो क्या रिया अब आपकी फैमिली नहीं है? अचानक कनिष्का की बातें सुनकर उन्होंने अपनी मुट्ठी कस ली और उन्होंने घूर कर कनिष्का को और फिर उसके बाद रिया को देखा। कनिष्का ने बहुत ही चालाकी से उस शेयर्स को रिया और विधि के नाम कर दिया। उसने 30% शेयर्स रिया के नाम किए और 10% शेयर्स विधि के नाम किए। अब कपूर कॉरपोरेशन के सबसे ज़्यादा शेयर्स रिया के नाम थे और इसका मतलब ये था कि अगर कोई अगला सीईओ बना तो वो रिया होगी। और चूंकि उन दोनों की शादी कुछ देर पहले हो चुकी थी, तो इस तरह से रिया अब कपूर फैमिली की मेंबर बन चुकी थी। और जैसा कि मिस्टर कपूर ने कहा था, उसने उस शेयर्स को मिस्टर कपूर के फैमिली मेंबर्स के नाम कर दिया। ये सब सोचकर मिस्टर कपूर का सर फटने लगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली सी लड़की उनके कंपनी की
आने वाली सीईओ बनेगी। निया भी ये सब हैरानी से देख रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कनिष्का ने ये सब कब प्लान किया। पर जो भी था उसने बड़ी ही समझदारी के साथ इन सभी चीज़ों को हैंडल किया, क्योंकि अब रिया और विधि के पास कुल 40% शेयर्स थे। तो इसका मतलब कि मिस्टर कपूर को न चाह कर भी उन दोनों को अपनाना होगा, और अगर उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की तो उनके पास पूरा राइट था कि वो उन्हें कंपनी से बाहर निकाल कर फेंक सकती थी, क्योंकि एक सीईओ के पास पूरा राइट्स होता है कि वो अपने शेयर होल्डर में से किसी भी इंसान को बाहर निकाल सकता है। अचानक मिस्टर कपूर को ऐसा लग रहा था कि कनिष्का ने उनके साथ धोखा किया, लेकिन उसने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया था। बस इस गुस्से और लाचारी भरे माहौल में भी उसने मिस्टर कपूर के शब्दों को पकड़ लिया और उसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने 30% शेयर्स रिया के नाम कर दिए। अब रिया की हैसियत मिस्टर कपूर से भी ज़्यादा हो चुकी थी। सच में ये सिर्फ कनिष्का यदुवंशी ही सोच सकती थी, और उसने बड़ी खूबसूरती के साथ इसे कर दिखाया। रिया की आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं। आखिर कनिष्का का दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता था। वो हैरानी भरी नज़रों से कनिष्का को देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा कुछ सिर्फ और सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए कर सकता है। कनिष्का ने कोई ज्यादती नहीं की थी। रिया के अंदर वो काबिलियत थी कि वो एक कंपनी की सीईओ बन सके, क्योंकि उसने फाइनेंस से एमबीए किया हुआ था और करंट में एक अच्छी पोस्ट पर थी। हालांकि उसे बिजनेस की अभी समझ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वो एक मामूली से मैनेजर की पोस्ट पर थी, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। कनिष्का ट्रेनिंग देकर उसे सब कुछ समझा देगी कि आगे कैसे किसी कंपनी को चलाया जाता है। कनिष्का ने ये सब मन ही मन बहुत पहले ही सोच लिया था। जब उसने रिया की हालत देखी तभी उसने मुंबई से ही कॉल करके मिस्टर बख्शी को शेयर्स ट्रांसफ़र करने के पेपर्स तैयार करने के ऑर्डर दे दिए और साथ में ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के भी ऑर्डर दिए थे। किस्मत भी उसके साथ थी। जब उसने शर्त रखी मिस्टर प्रणव कपूर के साथ, तो उनके अंदर का लालची इंसान बाहर आ गया और कनिष्का ने इस वक्त का पूरा फ़ायदा उठा लिया। तो क्या इसका मतलब ये था कि अब रिया और विधि की शादी हो चुकी थी? हाँ, इसका मतलब यही था। इस सच्चाई को अब कोई भी नहीं बदल सकता था। कनिष्का ने मिस्टर बक्सी की तरफ देखा और उनसे विदाई लेते हुए उन्हें जाने का ऑर्डर दे दिया। अगले ही पल वो कनिष्का की आंखों से ओझल हो गए। मिस्टर बख्शी के जाने का मतलब साफ था कि अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा कर दिए जाएंगे और अगले ही दिन इसका ओरिजिनल मिस्टर प्रणव कपूर के हाथों में होगा और वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब तो उनके पास बस एक ही रास्ता था, वो अपनी बेटी और बहू का दिल खोलकर स्वागत करें, नहीं तो सारी जिंदगी उन्हें एक मामूली से इंसान की तरह ही गुजारनी पड़ेगी और इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो गाइस, आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। अगले दिन जानेंगे कि अब रिया और विधि की शादी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी फर्स्ट नाइट भी होगी एंड बाकी की अदर चीज़ें भी होंगी। हालांकि कनिष्का का मकसद अब पूरा हो चुका था, तो क्या कनिष्का अब दिल्ली में रुकेगी या फिर वो वापस मुंबई जाएगी या फिर वो कुछ और प्लान करके आई है और सभी कामों को अंजाम देगी। क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं और कौन कैसे एंजॉय करेगा, सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो इसी के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।